गुड आफ्टरनून गर्ल्स। चलिए, अब मैंने आज के लेक्चर में आपको एल्गोरिथम पढ़ाना है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रोग्रामिंग बताया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम इज डिस्क्राइब्ड एज अ कंप्लीट और अनएम्बिगियस clear finite number of logical steps for solving a specified problem. So algorithm हमारे पास क्या होता है? एक complete finite number के logical steps होते हैं जिसको हम जिसमें हम अपना कोई भी problem solving को solve करते हैं. So the word algorithm derived from the name of the 9th century अरब मैथमेटिशियन. तो जो हमारा एल्गोरिथम है वो कैसे डिराइव हुआ था? 9th सेंचुरी में हमारे पास एक अरब मैथमेटिशियन था Khwarizmi who developed the methods for solving problem which used specific step by step instructions. तो उन्होंने ये डेवलप किया था कि हमारे जो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन से सॉल्व कर सकते हैं. सो उसके लिए उन्होंने क्या डेवलप किया था? एल्गोरिथम. सो एन एल्गोरिथम कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ईच ऑफ विच मे इंक्लूड अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस. सो बिसाइड ए कंप्लीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव एन एल्गोरिथम मस्ट हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विच आर एज फॉलोज. उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज इट शुड हैव एन इनपुट. ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ इनपुट होगा. द स्टेप्स इंक्लूड इन द एल्गोरिथम शुड बी एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर. वो एग्जीक्यूट होगा कंप्यूटर के थ्रू. दैट इज स्टेटमेंट लाइक पोस्ट दिस कार्ड और पिक माई पेन आर नॉट एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर. सो सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट मस्ट नॉट बी रिटन इन द एल्गोरिथम. तो इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम एल्गोरिथम में नहीं लिखते हैं. एल्गोरिथम के भी कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं कि क्या हमने लिखना है और क्या हमने नहीं लिखना है. थर्ड वन इज टाइम टेकन बाय ईच स्टेप मस्ट बी फाइनाइट एंड द स्मॉल. तो जो भी टाइम होगा वो थोड़ा सा स्मॉल होता है, फाइनाइट होता है. नाउ the algorithm cannot be open ended and the process must always end after a finite number of steps. जो हमारे एल्गोरिथम होते हैं वो ओपन एंडेड नहीं होते हैं और इस पे हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं. इट मस्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन. ऑब्वियसली हमारे पास आउटपुट आएगा. एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिथम शुड यील्ड सम रिजल्ट. इफ देयर इज एनी स्टेप विच डज नॉट गिव एनी रिजल्ट देन इट इज अ यूजलेस स्टेप एंड शुड बी ओमिटेड. तो कोई भी अगर ऐसा हमारे पास लाइन है जिससे हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो वो हमारा यूजलेस स्टेप होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. An algorithm should be written in a very simple language like plain English so that it is very easy to understand. So the meaning of each statement in the algorithm should be unique. ठीक है, चलिए. Now seventh one is the algorithm must be general enough to deal with any contingency. So programmers working independently on an algorithm might develop different programs, but given the same data, so their program should yield identical result. तो जो बेसिकली हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं वो वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली एल्गोरिथम में, बट वो क्या करते हैं? गिवन द सेम डाटा देयर प्रोग्राम शुड यील्ड आइडेंटिकल रिजल्ट. तो क्या होता है बेसिकली कि जो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में. तो हमारा जो भी रिजल्ट आता है उन डाटा से रिलेटेड वो हमारा मतलब सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, आइडेंटिकल भी हो सकती है. ठीक है ना. चलिए, एल्गोरिथम राइटिंग इज एन आर्ट. वंस एन एल्गोरिथम इज रिटन इट इज नेसेसरी टू शो दैट इट कंप्यूट द रिजल्ट करेक्टली. लिखने के बाद ये जरूरी है कि अगर वो कंप्यूट करता है हमारे रिजल्ट को तो वो हमारा करेक्ट ही होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड द एल्गोरिथम वैलिडेशन. Now the purpose of algorithm validation is to assure that the algorithm will work correctly irrespective of in what language it is to be coded later. तो जो भी हमारा पर्पस है एल्गोरिथम का वो हमारा बेसिकली क्या है कि वो हमारा वर्क करेक्ट करे, उसके बाद हम उसको किसी भी फॉर्म में या किसी भी लैंग्वेज में आगे उसको लेकर जाएं, वो अलग चीज होती है. बट हम अगर जो पर्पस है हमारा एल्गोरिथम का वो वही है, यही है कि एल्गोरिथम लिखने से हमारे पास हमारा जो वर्क है वो करेक्टली हो और उसके बाद हम आगे उसकी जो भी कोडिंग करते हैं वो हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं. Now, how can we analyze an algorithm? As an algorithm is executed when coded as program, it makes use of the computer central processing unit to perform the operations, and it uses the memory to hold the program and its related data. Analysis of algorithm includes estimation of the time and storage required by that algorithm during execution. So this analysis is done to evaluate the efficiency of the algorithm. Data structures needed by the algorithm
are predicted and it is observed that how much do they satisfy the conditions and constraint. Once it has been finalized, we start the next step of problem solving. Now we shall study some problems. देखो तो बेसिकली वो हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम एनालाइज कैसे करते हैं, हम अपने एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और इसका यूज हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अकॉर्डिंगली हमारा वो परफॉर्म होता है एंड इज यूज द मेमोरी टू होल्ड द प्रोग्राम. वो हमारी मेमोरी को यूज करता है अपने प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए, ठीक है. सो द डाटा स्ट्रक्चर नीडेड बाय द एल्गोरिथम आर प्रेडिक्टेड एंड इट ऑब्जर्व दैट हाउ मच डू दे सेटिस्फाई द कंडीशन एंड द कंस्ट्रेंट. तो वो कितना हमारी कंडीशन को और हमारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है. तो एक बार जब वो हमारा फाइनलाइज हो जाता है देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप को उसका स्टार्ट कर देते हैं. अब देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ हाउ वी राइट द एल्गोरिथम और हाउ वी राइट इट इन विच फॉर्म. देखो एग्जाम्पल नंबर 1, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स. हमें एल्गोरिथम लिखना है जिसमें हमें फाइंड करना है सम ऑफ द टू नंबर्स. इन दिस प्रॉब्लम टू नंबर्स आर गिवन, देयर सम इज टू बी कैलकुलेटेड एंड देन डिस्प्लेड. सो द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम आर, देखो हमें टू नंबर्स का सम करना है. तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए, इनपुट सेकेंड नंबर एज बी एंड कैलकुलेट देयर सम c इक्वल्स टू a प्लस बी, वेयर c इज अनदर नंबर इन विच देयर सम इज स्टोर्ड. और जब हमारे पास इनका सम सी में स्टोर हो जाएगा तो हमारे पास सी क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए एंड देन टर्मिनेट द प्रोग्राम. और हमारा उसके बाद प्रोग्राम क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनेट. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने एल्गोरिथम को लिखते हैं. ठीक है, क्लियर है ना सबको. चलिए अब हम करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स. हमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है थ्री नंबर्स. अगर मेरे पास थ्री नंबर्स है तो हमें फाइंड करना है कि उन थ्री नंबर्स में से हमारा ग्रेटेस्ट कौन सा है. सो इन दिस प्रॉब्लम थ्री नंबर्स ए, बी एंड सी आर गिवन. सो द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम इज टू बी डिटरमाइंड एंड डिस्प्लेड. सो द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम आर इनपुट नंबर्स ए, बी एंड सी. इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी देन ग्रेटर इक्वल्स टू ए एज ग्रेटर इक्वल्स टू बी. देखो पहले मैंने थ्री नंबर्स इनपुट कराए, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ए और बी है, ए या तो मेरा बी से ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा, तो देन ग्रेटर ए एज ग्रेटर बी, या तो ए ग्रेटर होगा या फिर बी ग्रेटर होगा. फिर मैं चेक कर रही हूँ कि इन दोनों में से जो भी ग्रेटर आएगा उसको हम चेक करेंगे थर्ड वन के साथ. ठीक है, सो ग्रेटेस्ट इक्वल्स टू ग्रेटर एज ग्रेटेस्ट इक्वल्स टू सी. दोनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो हमारी हो जाएगी. देन डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट देन टर्मिनेट द प्रोग्राम. ठीक है, चलो अब एक देखते हैं हम एरिया ऑफ द सर्कल विद द रेडियस आर. कल मैंने आपको इसका फ्लो चार्ट बताया था ना, आज हम उसके एल्गोरिथम पढ़ते हैं. इन दिस प्रॉब्लम रेडियस आर ऑफ अ सर्कल इज गिवन. सो द एरिया ऑफ द सर्कल इज टू बी कंप्यूटेड बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. सो द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम आर, सबसे पहले हमने इनपुट कराया रेडियस आर सर्कल का. देन कैलकुलेट द एरिया ए ऑफ द सर्कल बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर वेयर पाई इज अ कांस्टेंट. फिर हमें ए डिस्प्ले हो जाएगा और हमने इसको क्या करना है, टर्मिनेट. ठीक है गर्ल्स, चलिए इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 4. ये आपको पढ़ना है. और 5, अब तो ये समझ आ गया होगा ना आपको, एल्गोरिथम आपने ये पहले भी किया हुआ है. तो बेटा ये बेसिकली एक काम करते हैं, आज आप लोग ये चेक करोगे. तो इसमें आपके टोटल 6 एग्जाम्पल्स हैं एल्गोरिथम के. ठीक है ना, तो ये आज आपको रीड करते हैं. किसी को भी अगर कोई भी एल्गोरिथम में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछोगे. उसके बाद में कल आपको यूनिट 4 में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कराऊंगी. ठीक है, तो आज आपको ये डेफिनेशंस पढ़नी है, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग एंड द फ्लो चार्ट. देखो ये वाला फ्लो चार्ट वाला टॉपिक कल कराया था ना, तो ये मैंने इसी बुक में से बेटा कराया था, तो आप ये वाली बुक में से फॉलो कर सकते हो. ठीक है ना, और यहीं से आपको ये वाले एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो मैं इसकी पीडीएफ नहीं भेजूंगी, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये बुक्स आपके पास होंगी. और कुछ बच्चों के पास अगर बुक्स नहीं है, उन्होंने लाइब्रेरी से ली थी, तो आप अपने फ्रेंड से, किसी के पास तो क्लास में होगी ना, तो आप एक दूसरे से ले लीजिएगा. और अगर किसी के पास भी नहीं है फिर आप मुझे बता दीजिएगा, फिर तो मैं पीडीएफ भेज ही दूंगी. ठीक है ना, सो आपको ये एग्जाम्पल नंबर 6 तक सॉल्व करना है. बाकी डाउट होगा तो आपने मुझसे पूछना है.
ठीक है गर्ल्स, ओके, थैंक यू। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ये यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इजी है, काफी स्कोरिंग भी होगा। तो पेपर 2 आप मान लीजिए एक तरीके से आपका बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि ये पहले आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपका एग्रीगेट भी बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो आप ये पेपर नंबर 2 जो अब चल रहा है इसको रेगुलरली साथ के साथ पढ़िए, और डाउट्स होते हैं तो पूछिए। थैंक यू।